देखिए, नीतीश कुमार ने यह बयान देकर जांच को भटकाने की कोशिश की है। जो लोग पकड़े गए हैं क्या वो लोग रियल दोषी हैं? और इस घटना को अंजाम देने के बाद घटना के परिणाम से किसको सबसे अधिक लाभ होगा? मैं नहीं मानता हूं कि साइकोपैथ किलर है, क्योंकि ऐसे किलर अकेले होते हैं, वो 2 या 3 या 4 के जत्थे में नहीं होते हैं। उस राय के ऊपर एक सीरियल बना था। क्या इस घटना के ऊपर एक सीरियल बना के 500-600 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? हैंड की तुलना में ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। असली अपराधी तो पकड़ा जाए, लेकिन असली अपराधी सिर्फ जो वह नहीं होता है जो गोली चलाता है। वो सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए सामान्य से सामान्य आदमी पर गोली चलाकर उन्हें मारने के उद्देश्य से गोली चलाने का काम करने की घटना पूरे इतिहास में नहीं है। जांच जितनी तत्परता के साथ, जितनी निष्ठा के साथ होनी चाहिए, कमिटमेंट के साथ होना चाहिए, नहीं हो रहा है। राज्य का ये संवैधानिक दायित्व हो या न हो, लेकिन नैतिक दायित्व बनता है कि उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए उस एक व्यक्ति को नौकरी दे। लोग अस्पतालों में हैं, उसे देखने भी सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया। मृतक परिवार के यहाँ नीतीश जी और तेजस्वी जी तो नहीं आए, कोई मंत्री तक नहीं आया। पूरे बिहार में इलीगल आर्म्स को समेटने की यानी जब्त करने का एक बड़ा अभियान छेड़ना चाहिए। इस स्टेशन में अच्छी गाड़ियों से देना, पुलिस की ट्रेनिंग देना, उनके अच्छे आर्म्स देना। और अभी मैं ऐतिहासिक भूमि बेगूसराय में हूं और मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा जी हैं। ये जो घटना घटा है बेगूसराय में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये असामान्य घटना है और इस घटना को सामान्य अपराध की तरह यदि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो परिणाम सामने नहीं आएगा। और मैं नहीं मानता हूँ कि साइकोपैथ किलर है, क्योंकि ऐसे किलर अकेले होते हैं, वो 2 या 3 या 4 के जत्थे में नहीं होते हैं। और ऐसे किलर ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं जहाँ पर सब भ्रांत लोग रहते हैं। इसलिए यह एक प्रायोजित है और प्रायोजित अपराध को छिपाने के लिए अलग अलग तरह की कहानियों को समाचार माध्यमों से और लोगों के संवाद के माध्यम से फैलाया जा रहा है, जिससे क्राइम का असली मकसद सामने नहीं आ पाया। जो लोग पकड़े गए हैं क्या वो लोग रियल दोषी हैं? देखिए, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए यह महत्व की बात नहीं है कि किसने मारा, क्योंकि मारने वाले ने इस घटना की निश्चित रूप से नियोजन यानी प्लानिंग नहीं की थी। मारने वाले ने कभी भी इतने लोगों को मारने की कसम नहीं खाई थी। इसके पीछे कोई ना कोई एक ब्रेन काम कर रहा है, जिस ब्रेन का कोई अपना ही कोई निहित स्वार्थ रहा होगा इस अपराध के पीछे। इसलिए हैंड की तुलना में ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। असली अपराधी तो पकड़ा जाए, लेकिन असली अपराधी सिर्फ जो वह नहीं होता है जो गोली चलाता है। अच्छा, गोली चलवाने वाला जो है वो पॉलिटिकल व्यक्ति है या प्रशासनिक व्यक्ति है या कोई बड़ा अपराधी है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बिहार को बदनाम या बेगूसराय को बदनाम या बिहार सरकार को बदनाम करने का कोई साजिश है इसके पीछे? चूँकि आप जो है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे ढंग से चर्चा करते हैं और आप बेगूसराय के हैं, तो बेगूसराय के अपराध को आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। देखिए, षड्यंत्र सिद्धांत से समाधान नहीं होगा कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, कोई पार्टी है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो वह इस सिद्धांत पर हो कि बेगूसराय को अस्त व्यस्त करने में और इस घटना को अंजाम देने के बाद घटना के परिणाम से किसको सबसे अधिक लाभ होगा। जिसको अधिक लाभ होगा वह इस घटना के पीछे होगा। अच्छा, आप इतना दिन से स्टडी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं आज अभी भी, और इस प्रकार का घटना पूरी दुनिया में कहीं भी हुआ है क्या आज तक? देखिए, हमने खंगाल डाला सभी जगह की घटनाओं का, सभी देशों की घटनाओं का। तो जो आपने आरंभ में कहा कि साइकोपैथ, तो स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, बिजनेस सेंटर में जाकर, शेयर मार्केट में जाकर वो एक क्राइम करते हैं। लेकिन इस तरह से सड़कों पे
2, 3, 4 हो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा कि 6 थे कि 1 था। वो सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए सामान्य से सामान्य आदमी पर गोली चलाकर उन्हें मारने के उद्देश्य से गोली चलाने का काम करने की घटना पूरे इतिहास में नहीं है। ये बेगूसराय इसका एक अपवाद स्वरूप, एक नकारात्मक अपवाद के स्वरूप में इस घटना के बाद दुनिया के सामने उभर कर आया है। इसलिए मैंने कहा कि इस घटना का उद्देश्य चाहे जो भी हो, क्षति बेगूसराय की अस्मिता को हुई है। बेगूसराय और बिहार को इससे कितना नुकसान हुआ है? बेगूसराय के बारे में कुछ दिनों पहले एक सीरियल बना था जो बेगूसराय के चरित्र को नहीं दिखाता था, उसका नाम बेगूसराय था। तब मुझे बड़ी आपत्ति थी। अब इस घटना ने ऐसे सीरियल बनाने वाले को के औचित्य को स्थापित कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है कि बेगूसराय एक अपराध की नगरी के रूप में, जो रामधारी सिंह दिनकर की नगरी है, जहां पाल डायनेस्टी है, ऐतिहासिक पाल डायनेस्टी का, जिसकी एक राजधानी का अंश नौलागढ़ में रहा था, जहां पर शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जयमंगलागढ़ में है, उस बेगूसराय की आज छवि सॉफ्ट पावर से नहीं होकर आज क्रिमिनल स्ट्रीट पावर से हो रहा है। हम कौन से पावर के, हम लॉजिकल पावर के जिले थे, उसको स्ट्रीट पावर में तब्दील किया। यानी के सवाल में एक जवाब मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। आपने कहा कि ये बेगूसराय के ऊपर एक सीरियल बना था। क्या इस घटना के ऊपर एक सीरियल बना के 500-600 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? देखिए, सीरियल बनाकर कौन कितना कमाएगा, कोई घटना घटती है उसका सीरियल, लेकिन उसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। ये अपराध कोई इतनी बड़ी योजना से भी नहीं हुई है। यह अपराध निश्चित रूप से, इसके 3 बड़े आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि इस घटना से आखिर किसको लाभ है, इस तरह का अराजक वातावरण से लाभ कौन उठाता, किसको लाभ होगा। दूसरा, इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। तीसरा, इस घटना के अंजाम से जो आयाम आए हैं, क्या सचमुच में अपराधी सड़क पर श्रमिकों को मारना चाहता था या मारना किसी और को चाहता था, संभ्रांत लोगों को मारना चाहता था, गोलियां श्रमिकों पर लगी। ये कई आयाम हैं जो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ पाए। हजारों सीसीटीवी कैमरा बेगूसराय में लगा है, हजारों शोरूम है, हाईटेक कैमरा है, उसके बावजूद भी एक भी क्लिप जिसमें अपराधी जो है गोली चलाते हुए और उसका चेहरा जो है एकदम क्लियर नहीं आया है सामने। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जांच जितनी तत्परता के साथ, जितनी निष्ठा के साथ होनी चाहिए, कमिटमेंट के साथ होना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्या इसमें NIA को और या CBI को इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए, इन्वॉल्व कोई हो, जांच के बाद जब तक सही अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा और इस अपराध के पीछे की वह मस्तिष्क को नहीं ढूंढा जाएगा, तो यह एक नई प्रवृत्ति को जन्म देगा, जो प्रवृत्ति बेगूसराय को तो छत बिछत करेगा ही। यह संक्रामक रोग की तरह अन्य भागों में भी फैलेगा। नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने यह बयान देकर जांच को भटकाने की कोशिश की है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, जिसके पास स्वयं गृह मंत्रालय है, उसके माथत के लोग जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों और आप एक ऐसी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं, तो उनको आप निर्देश दे रहे हैं कि इसी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत आप जांच कीजिए। मुझे लगता है यह बयान अनपेक्षित है, न्यूनतम संवैधानिक मर्यादा, न्यूनतम संवैधानिक दायित्व के प्रतिकूल है। अच्छा, बिहार में अपराध की जो घटनाएं बढ़ रही है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो गठबंधन बना है वह उस गठबंधन के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं। मैं सभी लोगों को, इस गठबंधन से जुड़े लोगों को अपराध से नहीं जोड़ता हूँ, लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराधियों के सहारे चलते हैं और अपराधी उनके सहारे चलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में और विशेष करके बेगूसराय में क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन के बीच में एक अनहोली अलायंस सामने आ रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिए, इस तरह की जो क्राइम होते हैं जिसमें क्रिमिनल्स का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है और उसके पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स, क्रिमिनल, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स खराब नहीं हैं, सारे पॉलिटिशियंस खराब नहीं हैं, लेकिन सारे क्रिमिनल्स खराब होते हैं। तो उन क्रिमिनल्स की पीठ की सवारी करके
और ये जो अनहोली अलायंस है, बेगूसराय 60 और 70 के दशक में क्यों अपराध के दुनिया में सबसे आगे था? क्योंकि पॉलिटिकल क्लास ने क्रिमिनल क्लास का उपयोग करना शुरू कर दिया अपने राइवल्स को समाप्त करने के लिए। जब एक व्यक्ति ने एक बार उपयोग किया तो यह एक प्रवृत्ति बन गई। इससे बेगूसराय में लगातार व्यावसायिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हत्याएं बढ़ गई थी। नक्सलवाद नहीं होने के बावजूद भी नक्सलवादी एरिया से ज़्यादा हत्याएं यहाँ होती थी। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले यानी 6 तारीख को डीएम और एसपी को सचेत किया था कि यदि आप तत्परता के साथ कदम नहीं बढ़ाते हैं, जो बेगूसराय का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उसमें बेगूसराय फिर 60 और 70 के दशक में स्लिप कर रहा है, वहीं पहुंच रहा है। अच्छा, 60 और 70 के दशक से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोई पॉलिटिकल आदमी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है? चूँकि अभी तक असली अपराधी सामने नहीं आया, तो कोई तो बड़ा पावरफुल आदमी जो है वो असली अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहा होगा। देखिए, हम अपनी कल्पना के आधार पर, अपने हाइपोथेसिस के आधार पर इस बातें नहीं करना चाहिए, इससे जांच भटकता है। जांच एजेंसियों के पास तमाम तथ्य होते हैं, जिले का पूरा प्रोफाइल होता है, पॉलिटिकल प्रोफाइल होता है, इंडिविजुअल्स का प्रोफाइल होता है, इंडिविजुअल एक्टर्स जो पॉलिटिक्स में उनका प्रोफाइल होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी क्लासेज उनका प्रोफाइल होता है, कास्ट का प्रोफाइल होता है, कास्ट लीडर्स का प्रोफाइल होता है, कंट्रैक्टर्स का प्रोफाइल होता है। इन सब प्रोफाइल को देखने के बाद जांच एजेंसियां बहुत बेहतर ढंग से जांच करेंगी यदि हम उनको रास्ता दिखाना, बाहर से रास्ता दिखाना बंद कर देंगे। क्योंकि बाहर से रास्ता दिखाने पर उनका एक कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशन बाहर दी गई बयानों पर हो जाता है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, असली अपराधी और अपराधी के सरगना मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए। एक और सवाल थोड़ा हट के, अगर किसी नेता को गोली लग जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो उसका बेटा नेता बन जाता है, उसके परिवार वाले नेता बन जाते हैं, उसके आसपास वाले नेता बन जाते हैं, सहानुभूति फैक्टर लोगों का जुड़ जाता है। लेकिन आम आदमी को गोली लगता है तो नेताजी लोग सहानुभूति क्यों नहीं दिखाते, उन्हें इंसाफ दिलाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? अगर एक निर्दोष की हत्या हो रही है बिहार या देश के किसी भी कोने में, तो उसके परिवार वाले को एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जिस निर्दोष व्यक्ति की सड़क पर या रेल में या कहीं दुर्घटना में मृत्यु होती है जिसका कारण वो स्वयं नहीं होता है, तो राज्य का ये संवैधानिक दायित्व हो या न हो, लेकिन नैतिक दायित्व बनता है कि उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए उस एक व्यक्ति को नौकरी दे। उस व्यक्ति की पत्नी हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है। कोई भी राज्य यदि ऐसा नहीं करती है तो वो अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल होती है। नैतिकता का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ मॉरलिटी, उसका नीचे चला जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश जी की सरकार ने जातीय विमर्श शुरू कर दिया और जातीय विमर्श होने के कारण असली अपराधी मुस्कुरा रहा है, बच रहा है। और इसलिए जाति विमर्श से हटकर उन्हें मुआवजा देना चाहिए, घायल और पीड़ित परिवारों की देखरेख की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग अस्पतालों में हैं उसे देखने भी सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया। जब भाजपा जदयू के साथ अलायंस में था उस समय भी आपराधिक घटनाएं घट रही थी। उस समय भी बहुत सारे जगहों पे मुखिया लोगों का हत्या हुआ, 11 मुखिया का 7 दिन के अंदर हत्या हुआ। उस समय भाजपा के नेता सड़कों पे क्यों नहीं निकलते थे? देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपसी प्रतिद्वंद्विता का सीधा परिणाम होता है, जिसका अनुमान आप नहीं लगा पाते हैं। जो आपने मुखिया का कहा, चुनाव में जीत हार हुई और एक व्यक्ति ने ठान लिया कि उसके अस्तित्व को मिटा देना है। इस तरह की घटनाएं वह भी नहीं होनी चाहिए, खुफिया को इतना मजबूत करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं घटती थी जो संभावित और अप्रत्याशित नहीं, प्रत्याशित घटनाएं थी और इक्का दुक्का घटनाएं थी जिसको हम जोड़ते हैं। अभी जो घटनाएं घट रही हैं वह अप्रत्याशित घटनाएं हैं कि आप दुकानों को लूट रहे हैं, डॉक्टर का अपहरण हो रहा है, सड़कों पे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो नेचर ऑफ क्राइम में परिवर्तन हो गया है और नेचर ऑफ क्राइम में ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। बिहार में सिर्फ 90,000 पुलिस वाले हैं और बहुत सारे जगहों पे सर्वे के अनुसार जो है 2.5 लाख पुलिस वाले होने चाहिए। यानी जो इंडेक्स है उससे 1,60,000 कम पुलिस वाले हैं। तो क्या बिहार में 1 लाख नए पुलिस वाले की बहाली निकलनी चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए? दुर्भाग्य यह है कि यदि 1 लाख की हम बहाली भी कर देते हैं, जिस प्रकार से कास्ट का वायरस को हमने
उन तंत्रों में पहुंचा दिया जिन तंत्र को समाज की रक्षा करनी है, न्यायालय से लेकर पुलिस तंत्र तक। उसके कारण परिणाम ये हो रहा है कि संख्या होते हुए भी कहीं न कहीं बिहार पिछड़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। पुलिस स्टेशन में अच्छी गाड़ियों से देना, पुलिस की ट्रेनिंग देना, उनके अच्छे आर्म्स देना। पूरे दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का अपराध आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कहीं भी नहीं घटा था कि 1 घंटे तक कुछ व्यक्ति जो है पूरे भीड़ में जो है गोलीबारी करते हैं और बीच में 6-6 थाना आता है, हजारों सीसीटीवी आता है और वो बच निकलते हैं, प्रशासन उसे नहीं पकड़ पाता है। आप अपना राय जरूर रखना कि ऐसे अपराध पे कैसे लगाम लगाया जा सके। बाकी हमारे साथ राकेश सर थे और इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।